तो हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे जब कुछ परिवर्तन का दिमाग में सोचा और करने का प्रयास किया, तब तो जाके सामूहिक रूप से परिवर्तन हो पाया। तो हम सबको भी जो है ना, अगर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बदलनी है, परिभाषा चेंज करनी है कि नहीं, हम जो है ना एग्रीकल्चर को अभी जिस ढंग से देखते हैं ना, वो ढंग से एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बदलना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर का डेफिनेशन नहीं बदलेगा तो यंग जनरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। हम जैसे लोग इसमें नहीं आने वाले, है कि नहीं है। अब हमारा आने का पर्पस अलग है कि हमें तो पैसा चाहिए नहीं था खेती बाड़ी से। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आदमी काम करता 3 कारणों से, नाम के लिए, पैसे के लिए, और फिर तीसरा शौक के लिए, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक कारण हो तभी जाके आदमी काम करता है। अब इसमें से तीनों कारण में से हमारा तो कोई कारण नहीं था, लेकिन अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है कि भाई तुम खेती में आओ, हम किसी नए बच्चे को जो पढ़ लिख के MBA करके और है ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट से बाहर निकला है, अब उसको जो है ना, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो खुद का अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे, या तो किसी बड़े कॉरपोरेशन में जाके जॉब करे, है कि नहीं है। या तो मतलब जो है ना, सॉरी 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो कहीं पे जाके अच्छी जॉब करे, या तो खुद का अपना कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करे। तो अब वो क्या करने वाला है, अभी बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो खेती बाड़ी का तो नहीं करेगा ना, ये तो कंफर्म है ना, हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करेगा क्योंकि खेती बाड़ी में फायदा नहीं है, उसको ये पहले से पता है कि इसमें मुनाफा नहीं होता है, ठीक है। अब वो कहीं पे जाके अगर जॉब करेगा तो हम उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि नहीं तुम ये वाला भी काम नहीं करो, ये वाला भी काम नहीं करो, हमारे पास जो काम है वो करो। तो वो सबसे पहले कहेगा मुनाफा कितना है ना, पैसे कितने हैं। अगर पैसा अच्छा है उसके अंदर तो वो तुरंत जाके आपके काम को कर लेगा। और ये भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने इस बात को इतने गंभीरता से रियलाइज किया हुआ है कि आदमी जो है ना, जब पढ़ लिख के अपने आप को सेटल करने के बारे में जब सोचता है तो वो केवल और केवल पैसे को केंद्र में रखता है। अगर किसी भी काम में देखो, किसी भी कंपनी में जहां पर भी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, आदमी उधर ही पे जॉब करेगा ना भाई। किसी कंपनी से थोड़ी उसका रिलेशन है, तो रिलेशन काहे है, मनी से है। मनी अगर कोई 2000 रुपए भी ज्यादा देगा ना तो उधर जाके वो काम करेगा। कंप्लीट हुआ ना बात। मतलब इसका ये हुआ कि केंद्र में पैसा है, अगर पैसा ज्यादा जहां होगा हम वो काम कर लेंगे, हमें काम से लेना देना नहीं है, कंपनी क्या काम लेगी हमसे वो नहीं हमें पता, लेकिन 2 पैसे वो हमें ज्यादा दे रहे इसलिए हम वहां पे काम करेंगे। तो क्या है केंद्र में, मनी पे केंद्र में। अगर पैसा है किसी भी प्रोफेशन में तो कोई भी प्रोफेशन में आदमी जाके काम कर लेगा। और इसको मैंने भी प्रैक्टिकली मैंने देखा है। अभी लेटेस्ट बात है, अभी 15-17 दिन पहले की बात है, हम बेंगलोर से नागपुर ट्रैवल कर रहे थे। तो लगभग 2:30 बजे हमारा प्लेन आया नागपुर एयरपोर्ट पे और हम बाहर निकलने के लिए जा रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर ही जस्ट इतना सा टेबल होगा, जितना सा ये कुर्सी है चेयर ना, और इतना सा उसका एक टेबल होगा। वो टेबल पे एक बिटिया जो है ना सिगरेट बेच रही थी, है ना, और बढ़िया से तो टाई लगा के और कोट पहन के, और रात के 2:30 बजे, ठीक है, मतलब बढ़िया एकदम टिप टॉप हो के। अभी उसको देख के मेरे मन में क्या ख्याल आया, मेरे मन में ये ख्याल आया कि देखो ये पैसा और प्रोफेशनलिज्म और पैसा, 2 चीजें इसको रात को 2:30 बजे सिगरेट बेचने पे मजबूर कर रही हैं। सोचिए, एक लड़की होके वो रात को 2:30 बजे एयरपोर्ट पे सिगरेट बेच रही है, और वो बेच के उसको ये नहीं लग रहा कि मैं सिगरेट बेच रही हूं, उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा। अगर फील हो रहा होता तो वो कतई नहीं बेचती, ठीक है। लेकिन उसको क्या फील हो रहा है, मेरा एक स्टेटस है, मेरी एक अच्छी जॉब है, ठीक है, और उससे मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। सही है कि नहीं? तो केंद्र में क्या है, स्टेटस और पैसा। 2 चीजें जब केंद्र में होती है तो व्यक्ति जो है ना कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। ये मुझे समझ में आया उसको देखकर। वही मैं बोलना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि इसमें पैसा नहीं है और स्टेटस नहीं है। अगर पैसा और स्टेटस और आ जाए तो खत्म, दुनिया से ये दुनिया का सबसे पावरफुल काम हो जाएगा। मतलब फिर कौन चाहेगा कि जो है ना हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। भाई देखो उधर तो जाके हेल्थ अच्छा होने वाला नहीं है, उसको भी पता है कि 40 साल हम बेच लेंगे सिगरेट, उसके बाद हो सकता है कि हम ही को कैंसर हो जाए, है ना।
ये डर है वहां पर। लेकिन खेती में काम करने वाले आदमी को ये डर नहीं है। 100 साल का भी बुढ़ा जो है ना आराम से काम करता रहता है खेती बाड़ी में, है ना। अभी कोरोना के दौर में ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा जिनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, 102 साल उम्र क्रॉस कर गए, मतलब 100 शतक मार चुके हैं और मस्ती से सुबह बिना मास्क के और जो है ना घूम रहे हैं वो, तुम है ना, कर रहे हैं काम अपना। तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी के पास सबसे बड़ा बोनस के रूप में उसको हेल्थ मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है साहब। आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठ जाइए और 30 साल बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो करोगे क्या? दिन भर आप वो ही मेंटेन करना पड़ेगा। खाने के पहले ब्लड प्रेशर की गोली लेनी है ना, रात को सोने के पहले लेनी है। अगर नहीं खाने मतलब रात को सोने के पहले नहीं लिया तो रात को नींद नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें जो है ना चिपक जाएंगी साथ में, और ये अक्सर शहर वालों के साथ में चिपकी रहती हैं, कुछ ना कुछ 1-2 तो चिपकी रहती हैं। हाँ, मतलब वो चलता है उनका। देखा मैंने कई लोग तो जो है ना एक पूरा डब्बा लेके चलते दवाइयों का है ना। कई जगह पे हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने का मौका मिलता है, वो नाश्ते के पहले वो डब्बा खोला, मैंने कहा यार इसका ये तो है पूरा ब्रेकफास्ट इसी का हो जाएगा, इतना दवाइयां लेके चलते वो। तो ऐसा जीवन हो जाता है, फिर ऐसे जीवन का मतलब क्या यार, है ना। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर में अगर 2 चीजें आ जाएं, मेरा जो फोकस है आपको बताने का वो ये है कि एक तो स्टेटस आ जाए, स्टेटस मतलब प्रोफेशनलिज्म आ जाए, और दूसरा जो है ना पैसे आ जाएं। ये चलो प्रोफेशनलिज्म ना भी आए, स्टेटस ना भी आए, क्योंकि स्टेटस तो जो है ना कॉर्पोरेट वाले लोगों ने बना रखा है ना, मार्केटिंग हेड, सीईओ, है ना, फलाना फलाना ढिमका डायरेक्टर, ये वो ये सब कॉर्पोरेट लोगों का ये टैग बना हुआ है। लेकिन अब फार्मिंग में टैग नहीं बना ना भाई, कि खेत में फावड़ा लेके काम करने वाले को क्या डायरेक्टर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे उसको, ये टैग नहीं बना। तो मान के चलो ये टैग ना भी हो, हटाओ, लेकिन जब भी पैसा आ जाएगा अगर, तो ये टैग का भी दिमाग चल जाएगा आदमी का, उसको कुछ तो भी टैग दे देगा आदमी। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो हम काय का टैग, काय का काम, है ना। तो पैसा मेन चीज है, और पैसा लाने के लिए या इसको पूरा प्रोफेशनल ढांचे में ढालने के लिए एग्रीकल्चर को दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। आप जो ढंग से आप अभी तक काम करते आ रहे हो उस ढंग से आप सोच के काम करोगे या उसमें कुछ तो भी परिवर्तन करके करोगे तो काम नहीं होने वाला, ये मेरा दावा है। क्यों? मैंने 15 साल जो है ना इस सेक्टर में डूब के काम करके देख लिया है, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर को समझ के देख लिया। हिंदुस्तान के शायद ही है कोई राज्य तो कोई छूटा नहीं है हमसे, शायद ही है कोई जिला हमसे छूट गया हो। पूरा हिंदुस्तान हमने भ्रमण कर लिया, इतनी कम उम्र में हमने लगभग 25 लाख किलोमीटर की यात्राएं कर ली हैं। तो मुझे अंदर से एग्रीकल्चर आ गया है समझ में पूरा, कि इसमें क्या हो सकता है और अभी क्या वर्तमान में हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो है ना, जब तक हम प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आएंगे एग्रीकल्चर में और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, तब तक ये किसी को आप बोल ही नहीं सकते कि तुम एग्रीकल्चर कर लो। अभी जैसे मान के चलो, हम बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई जो है ना तुम पढ़ लिख के सब कुछ करना, लेकिन जो है ना मतलब पढ़ लिख के मतलब खूब पढ़ लिख लेना, सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन आके एग्रीकल्चर में काम करना। तो हम किस नाते से उनको बोल पाएंगे कि तुम आके एग्रीकल्चर में काम कर लो? तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि हम उनको बोल पाएं कि देखो एग्रीकल्चर को वैसा मत सोचो जो जैसा तुम सोच रहे हो, एग्रीकल्चर को ऐसा सोचो जैसा हम तुम्हें दिखा रहे हैं। तब जाके दिमाग चेंज होगा और यंग जनरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अभी भारत में जो है ना, जब से कोरोना आया, इसके पहले भी जो थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयर हुआ, क्योंकि आईटी फील्ड में जितने लोगों ने भी काम किया ना, तो 20 साल जब धक्का पेल के काम कर लेते ना, तो 20 साल के बाद जो एक अंदर से उमस क्रिएट होती है एक कि भाई अब इसको हम कैसे भी करके छोड़ के चले जाएं, तो उनको खेती बाड़ी ही लास्ट में समझ में आती है कि यार ये बढ़िया शांतिपूर्ण मतलब काम है। तो ऐसे हमने देखा, बेंगलोर है, बड़ा बड़ा हैदराबाद है, आईटी पूना सिटी, ऐसे जो जगह है ना, इनमें जो आईटी फील्ड में लोग काम कर रहे थे ना, वो उन्होंने 10-10, 15-15 साल खूब निचोड़ के काम किया। जब स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया, पैसे भी आ गए उनके पास, तब उन्हें लगने लगा इसको यार छोड़ो, नहीं तो हम मर लेंगे जल्दी। तो
फिर वो एग्रीकल्चर में आए। अब एग्रीकल्चर में आ गए वो इसलिए क्योंकि उनको तनाव खत्म करना था, उसमें कोई प्रोफेशनली उनको वो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जब एग्रीकल्चर में टिक नहीं पाए, एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, तो वो कम बैक भी हो गए, वापस भी हो गए, वो भी मैंने देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इस ढंग से सोचें एग्रीकल्चर को, जिसमें मतलब हम हर व्यक्ति को कह पाएं कि तुमको चाहिए क्या है, तो बोले पैसा चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए, और उसके बाद लास्ट में चाहिए शांति। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा मिल गया, स्टेटस मिल गया, तो लास्ट में आदमी किस चीज की खोज में रहता है, शांति चाहिए उसको। ठीक है, अभी आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देख लो, बड़े बड़े कंपनीज को देख लो, बड़े बड़े सीईओ डायरेक्टर्स को देख लो, उनके जेब में पैसा बहुत है साहब, स्टेटस भी अच्छा, लेकिन मन में शांति नहीं है, कोलाहल मचा हुआ है दिमाग में बहुत बुरी तरीके से। तो शांति चाहिए सबको, लास्ट में चाहिए शांति। तो शांति और सुकून जो है ना, आपको केवल और केवल दुनिया का एग्रीकल्चर ही व्यवसाय शांति सुकून दे सकता है। पैसा और स्टेटस तो आपको दूसरे व्यवसाय भी दे सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये कि शांति और सुकून, लास्ट वाला पॉइंट तो हमारे पास है ही पहले से। अब हम पैसा और स्टेटस और बना दें इसमें, तो फिर ये दुनिया का सबसे अच्छा काम मानना जाएगा। और हमारे पूर्वज पहले भी इसको अच्छा काम मानते थे, लेकिन समय का दौर बदला, लोगों को आवश्यकताओं की जरूरत पड़ गई, उतनी आवश्यकताएं खेती से हुई नहीं पूरी, तो खेती के काम को मजबूरन लोगों ने छोड़ दिया, है ना, क्योंकि हमें इस दौर के साथ में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को हम कैसे प्रोफेशनली ढांचे में ढाल सकते हैं, और इसको हम किस ढंग से सोचें, क्या ढांचा है, क्या मतलब क्या सोचें हम कि हाँ इस तरीके से करने से ये प्रोफेशनलिज्म और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो अभी हम अब बात करते हैं पूरे प्लान को फिल्टर करते हुए, मतलब जो भी अभी तक हमने 5 दिनों में सीखा है, चाहे खाद बनाना हुआ, चाहे दवाई बनाना हुआ, चाहे एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना हुआ, लेयर फार्मिंग हुआ, या जिन जिन विषयों पर भी हमने बात करी है, वो सारे विषय इसके अंदर आएंगे। समझ गए ना, ये एक ऐसा ढांचा होगा जिसको हम बोल पाएंगे कि हाँ इस बिहाफ पर एग्रीकल्चर को आपको करना चाहिए, या इसको सोच के आपको एग्रीकल्चर करना है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च है, जिसको हमने 15 साल लगाए हैं पूरा अध्ययन करने में। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हमने अध्ययन ही किया, लाखों रुपए मिटाए हैं। मतलब एक होता है ना कि जब आदमी कोई किसी काम को खड़ा करता है ना, तो आचार्य चाणक्य कहा करते थे, तन मन धन साम दंड भेद, है ना, सब तरह की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और मैंने वो सब भी किया। हमारे पास जो धन था वो धन भी खर्चा किया, जो मन था, जितना दिमाग था वो भी खर्चा किया, टाइम भी डिबेट किया, अपना जिंदगी का क्रीम वक्त लगा के सब अध्ययन करके एक ढांचा तैयार किया कि अगर हम एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करें और इस ढांचे के साथ में काम करें, तो ना केवल हम इसको प्रॉफिट में लेके आ पाएंगे, इस वेंचर को, पूरी इंडस्ट्री को, बल्कि हम आने वाले जो समय में जो चैलेंज हैं हमारे बीच में, जैसे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा चैलेंज है, दुनिया परेशान है, वर्ल्ड लेवल पे बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है कि क्या किया जाए, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, क्या होगा आगे वाले समय में। फिर दूसरी तरफ फूड क्राइसिस का खतरा पूरे वर्ल्ड को घेरे बैठा है कि आने वाले समय में लोग क्या खाएंगे, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है ना, और धरती पे जो अभी केमिकल डाल के हम प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब लॉस में जा रही है, कम हो रही है। पहले हम थोड़ा खाद डाल के 50 कुंटल गेहूं 1 एकड़ में निकालते थे, अब हम ज्यादा खाद डाल के 20 कुंटल भी 1 एकड़ में नहीं निकाल पा रहे। तो ये बात सब साइंटिस्टों को मालूम है, तो दुनिया के लेवल पे बड़ी चिंता बैठी हुई है। तो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे तो आपका फूड क्राइसिस का खतरा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि निरंतर घटते जा रहे जल स्तर की चिंता हो, या फिर मतलब जो भी आपको एग्रीकल्चर में लगता कि यार ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है ना एग्रीकल्चर को स्टैंड करने से रोकती हैं, वो सबका भी समाधान इस मॉडल के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर ये सब है तो फिर हम इसको क्यों ना ध्यान से समझें और ज़मीन पे उतारें। तो मेरा कहना ये है, आप इसको लगभग 1 घंटे समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और कैसे सोच रहा हूँ इसको। ये केवल एक हमारी किए गए कार्य का एक निष्कर्ष है, एक निचोड़ है जो मैंने अपने हिसाब से सोचा है। फिर जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग व्यूज लेंगे आपके कि ये कैसा है,
है ना। इसमें आपके क्या विचार हैं? क्या इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस मॉडल को हम फिर विस्तार करेंगे, है ना। और हर घर तक, हर खेत तक ये मॉडल हमें लेके जाना है, ऐसा मतलब प्लान है। तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर को प्रोफेशनली और प्रॉफिटेबल लेके आना है। मतलब हम सबसे बड़ा इसमें ये देख रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए पहला नंबर तो, और प्रोफेशनली भी होना चाहिए। अब देखो, जब हम किसी भी मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं या किसी भी प्लान के बारे में, तो हमारी बात कोई व्यक्ति क्यों मानेगा? इसलिए क्योंकि उसके अंदर हम पैसे बता रहे हैं कि इसके अंदर देखो ये करने से इसमें 2 पैसे की इनकम जनरेट होगी, तो फिर ये माना जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर आ जाएगा तो फिर एग्री हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम इसकी सब हेडिंग पे जाएं, ये तो हमारी मेन हेडिंग हो गई कि प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ही है हमारा ढांचा या हमारा प्लान, इसके अंदर ये दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर सब हेडिंग में जाएं तो सब हेडिंग में सबसे पहले आएगा इनकम। क्या साहब इसके अंदर इनकम है या नहीं है? तो नंबर 1 कि हम जो प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्लान के अंदर आपको एक अच्छी खासी इनकम का सेटअप मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा हम इसमें जाएंगे कि हमारा जो काम होगा उसकी हम बेहतर प्लानिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है। मैंने देखा अभी, जैसे मान के चलो किसी भी खेत का एग्जाम्पल ले लो, हम लोग खेतों के बीचों में बैठे हुए हैं, अभी यही खेत का एग्जाम्पल ले लो तो कोई प्लान नहीं है इस खेत का, ठीक है। कहाँ पेड़ लगाना चाहिए था, है ना, कहाँ पर गाय रखनी चाहिए थी, कहाँ पर घर बनाना चाहिए था, कहाँ पर रास्ता रखना चाहिए था, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए था, कोई प्लानिंग नहीं है ना। किसी भी खेत पे चले जाओ, बहुत रेयर केस में कोई अब्बास स्वरूप ने कोई ने प्लानिंग किया हो तो वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली जो है ना, जिधर किसान को जो समझ में आता है उधर वो काम कर देता है, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के एग्रीकल्चर को करना सही नहीं है। अगर प्लानिंग के बगैर होगा तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, ठीक है, ये उसका पार्ट है। तो हमारे खेत की प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद जो है ना, तीसरा पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर हमारी एग्रीकल्चर की जो पूरी कंप्लीट व्यवस्था है वो कैसे ऑपरेट होगी? क्योंकि हम एग्रीकल्चर में अपने काम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते। हम कौन से प्लांट को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम इस साल 100 फल लेके आना, वो जितना लेके आने वाला है वो उतना ही लेके आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक उनका मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की व्यवस्था बिठाना पड़ेगी। उस व्यवस्था का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये जैव विविधता मतलब जीवों को रहने की व्यवस्था आपके अगर फार्म पे होगी तो सारे जीव मिलके आपके खेती के पूरे फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जैव विविधता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम हो गया साहब, प्लानिंग हो गया, जैव विविधता हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है एजुकेशन। एजुकेशन भी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, पता नहीं कितना सही है, आप लोग इससे एग्री होते हैं नहीं होते हैं, कि जो हमारी एजुकेशन होता है, एजुकेशन लाइफ का निचोड़ होता है बेसिकली। जैसे अगर हम मान के चलो कोई भी प्रोफेशनली किसी भी काम में हैं अगर, तो जब हम अपना पूरा लाइफ काम करके ख़त्म करते हैं तो हम एक बढ़िया सी एक किताब लिख सकते हैं जो हमारे पूरे जीवन में अपने काम से रिलेटेड अनुभवों के आधार पर होगी, और उस आधार पर कोई व्यक्ति को आप दिशा निर्देश दे सकते हो, अगले व्यक्ति को उस मार्ग पर चलने वाले, कि भाई इसमें ये ऐसे ऐसे हमने चैलेंजेस फेस किए और इस परिस्थितियों में हमने ये डिसीजंस लिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कार्य है ना वो किसी के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। अब ऐसा हर व्यक्ति जीवन में अपेक्षा रखेगा कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसी के लिए मार्गदर्शन बने, आदर्श बने, एजुकेशन बने। तो अभी तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ आदर्श बन पाएंगे लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, पर अपेक्षा तो है ना हमारी कि हमारे जाने के बाद हमको कोई इज्जत दे या हमारे काम को कोई पूछे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो एजुकेशन पार्ट भी हमारे काम का एक परिप्रेक्ष्य है। एंड लास्ट में होता है पेंशन। कोई भी हम काम सेट करें उस काम के अंदर हमारा पेंशन प्लान भी होना चाहिए, रिटायरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सारी जिंदगी अपना काम करते रहे
और लास्ट में जो है ना, जिस दिन हमने काम करना बंद किया उस दिन हमारे को कोई तो भी इनकम नहीं हो रही और ना ही हमें कोई सपोर्ट मिल रहा, तो उस समय पे फिर हमें क्या फील होता कि यार सारी ज़िंदगी जब हमारी एज थी, जब हमारी मेहनत हमें करने का वो था, सामर्थ्य था, तो हमने खूब काम किया और हमें खूब पैसे मिले, लेकिन आज हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो हमारा लोगों ने तो हमारा साथ छोड़ ही दिया, हमारे धंधे ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। ये फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। तो वो फीलिंग ना आए उसके लिए उस प्लान के अंदर पेंशन प्लान भी होना चाहिए कि जब ही हमें लगे कि अब हमारे हाथ पैर साफ बंद हो गए काम करना, तो हमें एक रिटायरमेंट प्लान भी हमारा फिक्स होना चाहिए उसके अंदर। जैसे क्या होता है ना, अभी एक कोई प्रोफेशनल व्यक्ति जो है ना, अपना थोड़ा सा दैनिक जीवन में जो भी पूंजी कमाता है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा रिजर्व रखते जाता है। वो रिजर्व हिस्सा उसका लास्ट में काम आता है कि भाई जब हम काम नहीं कर पा रहे तो ठीक है, हमने भाड़े पे एक मकान चढ़ा दिया, उससे जो किराया आ रहा है उससे हमारा एक काम चल रहा है, इस टाइप से, या कुछ तो भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो पेंशन प्लान उसके अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहले नंबर, इस काम को उतारने के लिए ज़मीन पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा अपने खेत के चारों तरफ। मतलब हम खेत के चारों तरफ प्लांटेशन से इस बातचीत को शुरू करेंगे और इस प्लांटेशन को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपका खेत है ना, खेत से आप समझ लीजिए कि आपका 3 फीट का जो स्पेस है वो छोड़ के हमें पूरा एरिया कवर अप करना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका खेत है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर से हमने लगभग 3 फीट छोड़ दिया है ना, और 3 फीट अंदर से हमने पहला घेरा पौधे का तैयार किया, पूरे खेत को चारों तरफ घेरते हुए। अब ये खेत आपका कैसा ही होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। खेत आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या फिर गोल आकृति का भी हो सकता है, कोई लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा कम भी हो सकता है। जैसा भी होगा वैसी स्थिति में आप पूरे प्लॉट को चारों तरफ से घेर दोगे। अब इसमें आप करोगे क्या, मतलब कौन से प्लांट लगाओगे, तो सबसे बड़े साइज के आप इसमें पौधे लगा सकते हो। जैसे आप नारियल का भी पौधा लगा सकते हो, बाम्बू का भी पौधा लगा सकते हो, ताड़ी का भी पौधा लगा सकते हो, पॉपुलर का भी पौधा लगा सकते हो। इस तरह से 25 टाइप्स के प्लांट्स हैं जिनको आप चारों तरफ राउंड करके लगा सकते हो, है ना। ऐसे करके 25 प्रकार के पौधे हैं टोटल, जो आप पहले घेरे में लगा सकते हो। इसको हम बोलते हैं पहला घेरा। फिर हम क्या करते हैं, ये प्लांट से ये प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 10 फीट रखते हैं। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 फीट रखी जाती है, और 10 फीट के बीच में अगर आप चाहो तो 2 और कोई भी तरीके के पौधे लगा सकते हो। जैसे कि हम लोग अगर आप हमसे पूछो तो हम कहेंगे आप करौंदे के पौधे लगा दो। करौंदा मतलब कैनबेरी, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे कैनबेरी। उसका छोटा छोटा फ्रूट होता है, अचार और चटनी भी उसका बनता है, और उसका जूस भी बनता है, और जूस काफ़ी महंगा भी बिकता है, उसका 200-300 रुपये लीटर तक उसका जूस बिकता है। उसको कैनबेरी जूस बोलते हैं, और वो पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है। अक्सर जो बहनें होती हैं उनको जो पेन होता है पेट का, वो पेन को ख़त्म करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। वो ज़बरदस्त मेडिसिन है, वो उसको कैनबेरी जूस बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो वो करौंदा होता है ना, वो फ्रूट हम इधर लगा सकते हैं। उसमें कटीली कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार होता है। तो 2 बैम्बुओं के बीच में लगा दिया। जब तक बैम्बू ये आपस में सटेंगे तब तक जो है ना हमारा वो 4-5 साल तक रिटर्न देता रहेगा, और जब वो बैम्बू ओवरलैप हो जाएगा तो फलना बंद कर देगा। तो करने दो, क्या दिक्कत है, अपनी बॉर्डर को ये कॉम्पैक्ट कर देगा, है ना, बाउंड्री को कॉम्पैक्ट कर देगा। तो पहली बॉर्डर हमने बैम्बू की लगा दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बॉर्डर पे एक और लाइन बनाएंगे। ये लाइन जो है ना, ये हमारे पूरे प्लॉट को चारों तरफ से इस तरह से घेराबंदी करेगी, और ये लाइन भी जो है ना पहली लाइन से लगभग 8 से 10 फीट की डिस्टेंस पर होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 8 से 10 फीट होगा, मतलब 8 to 10 फीट होगा, है ना। और यहाँ पर भी हम अब प्लांटेशन करेंगे, पर यहाँ पे वो प्लांट करेंगे जो पहले घेरे से छोटे प्लांट होंगे। मतलब पहले घेरे में हमने सबसे बड़े हाइट के प्लांट ले लिए जो एकदम सीधा स्ट्रेट जाते हैं, ब्रांचिंग नहीं करते हैं, ऐसे पौधे लगाएंगे। और दूसरे घेरे में हम ब्रांचिंग वाले पौधे लगाएंगे, और पौधे लगाएंगे हम जिग जैग तरीके से। जिग जैग तरीका ये होता है कि दोनों पौधों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस में हमने पौधे लगाने हैं। तो दोनों पौधों के बीच में कौन सा स्पेस है, कहाँ पर हम लगा सकते हैं, मतलब ऐसे जिगजैग तरीके से। ये दोनों पौधे हैं हमारे, इन दोनों पौधों के बीच में ये ऐसा, ये
ये कहलाता है जिगजैग तरीका। जब हम अपना चलते हैं ना तो हमारे पैर जिगजैग तरीके से रखे जाते हैं। हम दोनों पैर एक साथ एक जगह पे नहीं रखते हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसे रखते हैं। तो ऐसे आपको पौधे लगाने। इससे क्या होगा, ये पौधे की डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 फीट होगा। ये भी 10 फीट है। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो पौधा ग्रो करेगा उसको फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी, और ये लाइन का भी पौधा जब ग्रोथ करेगा तो उसको भी पर्याप्त स्पेस मिलेगा। अब दूसरे जो लाइन है उसमें आप जो है ना कोई भी मतलब पौधा नहीं लगाएंगे। मतलब जो हमने 2 पौधे बीच में लगाए ना, इधर तो लगा दिए थे पहली लाइन में, दूसरे में नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और तैयार करेंगे। मतलब अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, तीसरा बॉर्डर भी तैयार करेंगे। तो अपने पूरे खेत को ऐसा घेरते हुए एक तीसरी लाइन लगा देंगे, और ये तीसरी लाइन जो बीच वाली लाइन हमने लगाई है उससे छोटे पौधों की होगी, है ना, उससे छोटे पौधे। मतलब पहले हमने सबसे पहले नंबर क्या किया, बड़े पौधे लगाए सबसे ज्यादा हाइट के, फिर मिडिल में हमने लगाए उससे कम हाइट के, और फिर उसके अंदर एक लाइन और तैयार की, उसमें लगाए हमने उससे भी छोटे हाइट के। तो अगर हम उदाहरण के रूप में समझें इस बात को, तो जैसे पहली वाली बॉर्डर पे आपने बांस लगा दिए, सेकंड वाली बॉर्डर पे आपने नीम लगा दिया, तीसरी वाली बॉर्डर पे हमने चीकू लगा दिया, लीची लगा दिया, ड्रमस्टिक लगा दिया, या फिर जो है ना नींबू लगा दिया, या फिर हमने केला लगा दिया, या फिर हमने संतरा लगा दिया, या फिर हमने मौसम्मी लगा दी। इस तरह का कोई भी पौधा जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा ना हो, वो हम तीसरी बॉर्डर में लगा देंगे। तो ऐसे करके 3 लाइनों में हमने पूरा अपना एक जोन तैयार कर लिया। इसको हम बोलते जोन तैयार करना। ये जोन जो है ना कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा। नंबर 1, ये तो बहुत ज़्यादा विंड के प्रेशर को पहले हैंडल करेगा। अगर मान के चलो तूफान आया जी बहुत बड़ा, तो आपके खेत में अगर कोई फसल है तो ये जो चारों तरफ जो इतना बड़ा हाइट का 20 फीट हाइट का और 25 फीट हाइट का और 10 फीट हाइट का जो घेरा है, वो घेरा आपके तूफान के प्रेशर को नियंत्रित कर लेगा और आपकी फसल को डैमेज नहीं होने देगा। मतलब होगी डैमेज पर परसेंटेज कम होगा उसका। फिर तुम्हारा जैसे बहुत सारे छोटे मोटे जानवर होते हैं जो आपकी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं ना, अभी हम लोग जो है ना तार का भी फेंसिंग कर लेते हैं, जाली फेंसिंग लगा देते हैं, लेकिन बोले हिरन और नीलगाय एक ऐसा जानवर है वो जाली को भी छलांग मार के आ जाता है। तो ये बॉर्डर के अंदर जब 20 फीट ऊंचे 30 फीट ऊंचे जब आपका बांस का घेरा तैयार होगा, कोई तो भी छोटे और बड़े जानवर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इवन हाथी भी आपके खेत के अंदर एंट्री नहीं मार सकता। ये एक सुरक्षा व्यवस्था का घेरा तैयार हो गया। तीसरा ये होगा कि अगर मान के चलो इससे जो भी क्योंकि ये एक समय पे हर एक प्लांट का अपना पतझड़ का टाइम होगा, बसंत के समय में जो है ना ये झड़ने लगेंगे इसके पत्ते, तो इतना सारा बायोमास कलेक्ट हो जाएगा आपके पास, इतना लीव्स गिरेगा, यही सारा लीव्स जो है ना हवा से पूरे खेतों में फैलेगा और इसी को आप जो है ना वापस जाके पलट देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब बायोमास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके खेत में मिल गया। और इससे जो है ना पानी का जो एक कहना चाहिए कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो आपकी जमीन में बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। और लास्ट में जो है ना ये इनकम का साधन भी बनेंगे। ये एक समय के बाद जो है ना आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। ऐसा नहीं है कि बांस खड़ा है तो खड़ा ही है, साहब कुछ भी नहीं। आज बांस लेने जाओ तो 100 रुपए का एक बांस मिलता है, तो वो रेवेन्यू भी लास्ट में आपको जनरेट करके देंगे। तो ये घेरा भी तैयार हो गया। हमने पूरे प्लाट को चारों तरफ से घेर रखा और उस घेरे ने एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर दी, जैव विविधता मेंटेन कर दी। इसमें चिड़िया से लेकर मधुमक्खी से लेकर सभी तरह के जीव जो है ना ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएंगे और फिर वो आपकी पूरी खेती की व्यवस्था को हैंडल करेंगे। तो ये एक पहला काम हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये खेत बचा है इस खेत को हम प्लानिंग में लेके आने वाले हैं। तो प्लानिंग में कैसे लेके आएंगे साहब, इसका हम पार्ट बना देंगे पूरे खेतों के। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर ये 5 एकड़ का खेत है या 6 एकड़ का है या 10 एकड़ का है, तो हम उसके हिसाब से इसके प्लाट्स बना देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे, क्योंकि हम अपने पूरे एग्रीकल्चर के काम को एक इनकम का बड़ा बेस तैयार करने जा रहे हैं। और उस बड़ा बेस तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कुछ तो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग काम के अलग अलग डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे खेत को 4 भागों में बांट देंगे। उदाहरण के तौर पर 4 भागों में बांट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक कट बनाएंगे, ये कट को यहाँ लेके जाएंगे,
ये कट को यहाँ लेके जाएंगे, इस कट को यहाँ लेके जाएंगे, इस कट को यहाँ लेके जाएंगे, इस कट को यहाँ लेके गए और इस कट को यहाँ लेके गए। अब हमने ये पार्ट बना दिए। तो ये आपके जो पार्ट हैं, ये पार्ट आपके कैसे ऐसे नहीं बनने वाले कि जी हाँ गिर जाएगा, नहीं नहीं ये बंधा है, नहीं गिरेगा। तो ये पार्ट आप काय के बनाओगे, मतलब जो है ना ये पार्ट आपके कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी। इस पार्ट पे भी आप जो है ना प्लांटेशन करके इनको अलग करोगे, है ना, बॉर्डर बनाओगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो है ना यहाँ पे भी जो है ना 10-10 फीट के अंतर से प्लांटेशन कर देना है। और कौन सा प्लांटेशन करोगे यहाँ पे, ना तो बड़ा वाला करोगे ना छोटा वाला करोगे, मिडिल साइज का प्लांटेशन यहाँ पर चारों तरफ होगा, है ना। जो मिडिल साइज के पौधे हैं वही केवल यहाँ पर लगेंगे। ये इस तरह से मिडिल साइज के प्लांट्स हमने लगा दिए। ना ज्यादा बहुत बड़े हाइट के पौधे हैं और ना ज्यादा छोटे हाइट के पौधे हैं। और ये हमने 10-10 फीट के अंतर से, इससे और इससे जो प्लांट का डिस्टेंस है ना वो 10 फीट है। और यहाँ पे जो पाथ का जो डिस्टेंस है वो भी 10 फीट है। ये हमारा चलने का पाथ हो गया, ये चलने का पाथ है, ये चलने का पाथ है हमारा, ठीक है। ये रास्ता है जिस पर हम अपना मूवमेंट करेंगे। अब समझने की बात ये है कि जब हमने ये 4 पार्ट बना दिए तो इन पार्ट्स में हमारे अलग अलग खेत हो गए। अभी ये 1 एकड़ का पूरा मतलब 5 एकड़ का एक खेत था, अब हमने 5 एकड़ के 4 भाग बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों भागों को अलग अलग नाम से इनका नामांकन भी कर सकते हैं, इनका नामकरण भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब हम नामकरण करेंगे तो ये आपके काम को एक प्रोफेशनलिज्म का टैग देगा कि देखो भाई कितना प्रोफेशनल आदमी है, इसका ये वाले खेत का भी अपना एक नाम है। अभी तो उन्होंने कहा खेत पे जा रहे हैं साहब, अब कौन से खेत पे जा रहे हैं, तो खेत तो एक ही है कि नहीं है। अब उसी में हम सब्जी भी उगा रहे हैं, उसी में अनाज भी उगा रहे हैं, उसी में गाय भी पाले हैं, सब कर रहे हैं, खिचड़ी मचा के रखी हुई है। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्लानिंग नहीं है, समझ रहे ना, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक खेत को अलग अलग नाम दे देंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपके अगर आपके फैमिलीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपकी फैमिलीज में बहुत अच्छा काम किया हो, आपकी फैमिली के लिए, आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए या राष्ट्र के लिए किया हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या आपके घर में कोई पूर्वज हो ऐसा जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो और आप चाहते हैं कि उनके नाम पर हम कुछ काम करें लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा बोर्ड बना के ये वाले खेत को उनके नाम पे, इस खेत का नामकरण दे सकते हो, है कि नहीं है। ये वाले खेत को कोई दूसरे के नाम पे नामकरण दे सकते हो, ये वाले खेत पे कोई दूसरे का दे सकते हो, ये वाले खेत पे और दूसरे का दे सकते हो। तो अगर आपके परिवार में अगर कोई एक ही व्यक्ति हो तो 3 व्यक्तियों के नाम आप किसी महापुरुष के नाम पर भी दे सकते हो, है ना, जैसे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो, या फिर मान के चलो जिन्होंने एग्रीकल्चर पे काफी रिसर्च और अध्ययन किया है तो उनको एक सम्मान देते हुए भी नाम दे सकते हो। जैसे महर्षि सुश्रुत थे, है ना, वो शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। महर्षि शूरपाल थे, उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद का रचना किया। महर्षि पाराशर थे, जिन्होंने पाराशर कृषि नाम की एक ग्रंथ की रचना की। ये सारे लोग हमारी संस्कृति से, हमारी व्यवस्था से लुप्त हैं पूरी तरह से, इनका कहीं नामो निशान नहीं है। और ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिसका विज्ञान आज की 200 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को मिला के भी जो विज्ञान बनेगा उससे भी लाख गुना एडवांस था उनका विज्ञान। इतने खतरनाक थे ये लोग, खतरनाक मतलब इतना इनका नॉलेज था, इतना एडवांस थे ये लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वृक्ष आयुर्वेद नाम की एक पुस्तक है जो ऋषि सुरपाल ने लिखी है। आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए। उसका हिंदी वादन नहीं मिलता है, संस्कृत में वो लिपि में लिखी गई है। उस पुस्तक में विवरण है कि अगर आप किसी पत्ते का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे आपको आ गया कि यार ये पेड़ में, ये डाली में 5 पत्ते लगे हुए हैं और इनमें से एक का कलर हम चाहते हैं कि ये पीला दिखे केवल, बाकी हरा दिखे, तो वो कर सकते थे। इतना एडवांस उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। सोचिए अब वो कैसे कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, अभी उस पे जाने का विषय नहीं है अभी ये टाइम पे। तो अब आप सोचिए कि आज का विज्ञान एडवांस है या पुराना विज्ञान एडवांस है, कितना एडवांस है सोचो। और ये हजारों साल पहले कर दिया, अब उनका नाम ही नहीं है हमारे इतिहास में। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हम रह रहे हैं।
तो यहाँ पे तो यार हर एक वो व्यक्ति का नाम हमारे चिंतन में होना चाहिए, मंथन में होना चाहिए, जिन्होंने एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा भी योगदान दिया हो। लेकिन नहीं रखते हम ऐसे लोगों का नाम याद। तो हम चाहते हैं कि एक नाम आप ऋषि सुरपाल जी के नाम से रख सकते हो, खेत का नाम, है कि नहीं है? तो जिज्ञासा बढ़ेगी कि भाई ये ऋषि सुरपाल खेत क्या है, क्या है ये ऋषि सुरपाल जी। तो क्या होगा, बिना बताए आप जो है ना किसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हो। ये प्रोफेशनलिज्म है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे एक प्रोफेशनल आदमी क्या करता है कि अगर मान के चलो उसका कोई ब्रांड है ना, जो वो ब्रांड से वो अपना व्यापार कर रहा है, तो क्या करेगा, वो सूट पहन के आएगा अपने ब्रांड का, समझ गए ना। तो वो आपको नहीं बोल रहा कि आप हमारा सूट खरीदो, लेकिन वो इधर पे टैग चिपका देगा सामने ब्रांड का, तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली पड़ने वाली है। तो प्रोफेशनली व्यक्ति क्या करेगा कि आपसे मिलके भी आपके प्रोडक्ट, अपनी खुद की ब्रांडिंग भी करेगा साथ में। ये प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो जब हम क्या करने वाले हैं, एग्रीकल्चर के काम को अगर हमें अच्छा बनाना है, तो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों का नाम से हम अपने खेत का नाम रख सकते हैं, या फिर एक खेत का नाम आप स्वामी विवेकानंद के नाम से रख दो, है ना, या किसी भी महापुरुष के नाम से रख सकते हो। आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, आपका खेत है, आपके हिसाब से ये नाम, हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं। एक नाम आपके लिए रखेंगे हमारे नाम से मत रखना, क्योंकि अभी आप हमारे नाम से रखोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे नाम से आप बाद में जब हम ना रहें तब रख सकते हो, या रख भी दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर ये देख लेना कि झगड़ा ना हो आपको, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हम अलग अलग नाम से हर एक खेत को एक नाम दे सकते हैं, और ये नाम जो है ना उस खेत के काम को भी प्रेजेंट करेगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं भाई, जहां पे बहुत हार्ड वर्क हो रहा है तो उधर पे जो है ना, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दे देना, ठीक है कि नहीं। और जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो रहा है तो कोई साइंटिस्ट का नाम दे दो, इस टाइप से। तो क्या होगा ना, व्यक्ति चीजों को देखकर भी अपने आप इंप्रेस होगा कि यार वाह यार क्या दिमाग लगाया है आपने, समझ रहे ना। तो इस तरह से हमने हर एक खेत को अपना अपना नाम दे दिया, एक काम ये हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो 4 पार्ट बनाए हमने, तो ये 4 पार्ट बने, तो उसके पीछे ये बीच में सर्किल भी आ गया। तो ये सर्किल जो है ना, इसको आप एक छोटा सा बोर्ड लगा के कृषि चौराहा इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में एग्रीकल्चर सर्किल भी बोल सकते हैं। तो ये आपने अपने खेत पे एक बना दिया, भाई ये चौराहा है। तो ये चौराहा जो है ना, चाहो तो आप अपने नाम से भी बना सकते हो। हर आदमी का तो नहीं बनता है ना। वो जब आदमी कोई बहुत बड़ा काम करता है और वो नहीं रहता है जब इस संसार में, तब नाम उसका चौराहे पे आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करें कि अपना अपना पहले ही से ही बना के और लगा दें। उसमें हर्ज क्या है भाई? जैसे आप अपने घर की प्लानिंग करते हो, तो हमने अपने खेत की प्लानिंग की है, अब हम अपनी मर्जी है जो करें, है कि नहीं है। हमें किसी से परमिशन लेने के लिए थोड़ी जाना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी है जी, है कि नहीं है। तो हमने अपना चौराहा एक छोटा बोर्ड लगा के रख दिया। अब देखिए, अब हमारा पूरा काम ये डिजाइनिंग का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर मान के चलो आपने किसी भी खेत का नाम 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, जो भी नाम से दिया, अभी हम नंबर से इनको पुकार रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हर एक खेत को अपना अपना काम बांट देंगे, क्योंकि अब हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर के खेत को अलग काम दे देंगे, और वो खेत में वही काम होगा केवल, और दूसरा काम नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करोगे, उस काम के मुताबिक उस खेत में पानी देने की प्लानिंग सेट कर दोगे, व्यवस्था सेट कर दोगे, टाइम सेट कर दोगे, लोगों का दिमाग सेट कर दोगे, बेड बना के एक बार छोड़ दोगे। एक मतलब एक सेटअप होता है। जैसे किराने की दुकान है जी भाई, किराने की दुकान खोली, अब कल आप कहो कि नहीं इधर पे शॉपिंग मॉल खोलो, तो किराने की दुकान का जो सेटअप था वो हटा के फिर आपको किराने मॉल का सेटअप बिठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा मॉल नहीं, एक काम करो इसको रेस्टोरेंट में बदल दो, तो फिर वो सेटअप हटाओ, फिर रेस्टोरेंट का सेटअप लगाओ। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि एक किराने की दुकान का सेटअप बना के छोड़ देते हैं, एक रेस्टोरेंट का सेटअप बना के छोड़ देते हैं, और एक मॉल का भी सेटअप बना के छोड़ देते हैं। अब जो मॉल वाले काम होंगे हम मॉल के अंदर करेंगे, बात समझ में आ रही, और जो रेस्टोरेंट वाले काम होंगे वो हम रेस्टोरेंट में करेंगे, और जो किराने की दुकान वाले काम होंगे वो किराने की दुकान में करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जगह एक्सचेंज नहीं करेंगे,
क्योंकि जगह एक्सचेंज करने में आपका वक्त और पैसा दोनों चीजें जाएगा। सही है कि नहीं है? और ये आप एक बार कर लोगे, बार बार नहीं करोगे। तो हमें क्या करना, हर एक खेत को अलग अलग काम दे देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले खेत को हमने मल्टी लेयर का ही काम दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया, एक परमानेंट एक ढांचा सेटअप बना दिया जी, ठीक है, नाप तोल कर दिया प्रॉपर, जहां पोल लगाने, डिस्टेंस, ये सब क्लियर करके कर दिया, एक सेटअप खड़ा कर दिया। अब ये सेटअप के अंदर आप चाहे 2 लेयर में खेती करो, 3 लेयर में करो, 4 लेयर में करो, 5 लेयर में करो, सब तरह के प्लान आप इसमें लगाओ निकालो करते रहना। स्ट्रक्चर ढांचा एक जैसा आपका हमेशा के लिए खड़ा हो गया। अब हम खेत नहीं बदलेंगे, ठीक है कि नहीं? अब आप खेत चयन भी कर सकते हो कि भाई मल्टी लेयर किस खेत में बेहतर होगा, आप उस खेत को अलॉट कर सकते हो उस काम के लिए। तो हमने यहाँ पर वेजिटेबल फार्मिंग के लिए लेयर फार्मिंग को फिक्स कर दिया। इसमें हम सब तरह की सब्जियां उगाएंगे और बाकी की कुछ और भी चीजें उगाएंगे। जो भी होगा वो लेयर फार्मिंग के अंदर होगा, 1 नंबर। अब दूसरा जो है ना, मान के चलो हमारा प्लॉट था, उसको हमने ओपन फार्मिंग के लिए फिक्स कर दिया जी। ये हमारी खुले में खेती है। इसमें क्या है कि जो भी आपके, जैसे आपको केला उगाने हैं या गन्ना उगानी है, या मान के चलो मस्टर्ड उगानी है, वीट उगानी है, पैडी उगानी है, इस तरह की जो मोनोकल्चर या इंटरकल्चर पद्धति पे आपको काम करना है, तो वो आप ओपन फार्मिंग के अंदर करिए, है ना। मोटे अनाज की फसलें हुई, फील्ड क्रॉप जिन्हें अपन बोलते हैं, वो आप इस वाले प्लान में कर सकते हैं। फिर आपका तीसरे नंबर का जो प्लान है, इसमें मेरा आपको कहना है कि एक आप फ्रूट ऑर्चर्ड बनाइए। हर किसान को एक फ्रूट ऑर्चर्ड बनाना चाहिए, फ्रूट का फार्मिंग करना चाहिए, और इसके अंदर आप 3 सीजन के फ्रूट्स लगा सकते हैं, एक समर सीजन का, एक विंटर सीजन का और एक रेनी सीजन का। अगर 1 एकड़ का प्लॉट है तो 1 एकड़ के प्लॉट को आप 3 भागों में डिवाइड करिए, है ना। और उसमें क्या करिए, एक तो समर सीजन के आप फ्रूट्स लगाइए, सेटअप करिए, एक विंटर का और एक रेनी सीजन का। इससे क्या होगा कि हर सीजन में आपको एवरी टाइम अपने घर के फ्रूट्स मिलेंगे। फिर आप एवरी टाइम वो फ्रूट से कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे, हर समय कुछ ना कुछ बेच भी पाओगे। तो इनकम का भी एक आपने बेस तैयार कर दिया, और अपने घर में अपने परिवार को अपने घर के फ्रूट्स खिलाने का भी एक व्यवस्था का अरेंजमेंट कर दिया। तो ऐसे करके हम 1 एकड़ में फ्रूट ऑर्चर्ड तैयार करेंगे, और इसमें हम सभी तरह के तीनों सीजन के अलग अलग प्लानिंग करके फ्रूट्स लगाएंगे। अब आते हैं हम चौथे नंबर लास्ट वाले पॉइंट पे। तो हमने एक में सब्जियां कर ली, एक में अनाज कर लिया, एक में फल कर लिए, तो ये तो हमने उगाने वाला काम कर लिया। अब जो चौथे नंबर का प्लान है या खेत है, इसको भी हम क्या करेंगे, कई भागों में डिवाइड कर देंगे, और इसमें अंदर भी हम छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे नींबू के हैं, केले के हैं, अरहर के हैं, डोमेस्टिक के हैं। मतलब अब 1 एकड़ के प्लान के अंदर भी हमने छोटे पार्ट बना दिए इसके, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, कई ठो पार्ट बना देंगे, ऐसे ब्लॉक बना देंगे। तो मान के चलो अगर ये 1 एकड़ का खेत है, तो इसमें हमने 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 10 ब्लॉक बना दिए, या 8 ब्लॉक बनेंगे 4-4 हजार स्क्वायर फीट के। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग ब्लॉक को भी आप काम डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 नंबर का ब्लॉक दे दो, जिसमें आपकी सारी मशीनरीज रखी जाएगी, इधर उधर नहीं फैलेगी मशीनरीज, इधर नहीं फैलेगी, इधर नहीं फैलेगी, इधर नहीं फैलेगी, किधर पे भी नहीं होगी, सारी मशीनरीज आपको 1 नंबर के ब्लॉक में मिलेगी, ठीक है। 2 नंबर के ब्लॉक में आप जो है ना काऊ शेड बना दो, यहां पे सब गायें रहेंगी, ठीक है कि नहीं। तीसरे नंबर के ब्लॉक को आप कंपोस्ट के लिए निर्धारित कर दो कि भाई यहां पर सभी तरह के हमारे जितने भी खाद हैं, है ना, स्टॉक है खाद का, खाद बन भी रहे वहां पर, और खाद वहां पर स्टॉक में भी है, मतलब खाद्य विभाग हो गया वो आपका, ठीक है कि नहीं। फिर 5वें नंबर को, चौथे नंबर को आप चाहो सो आप मेडिसिन के उस पे कर सकते हो अलॉटमेंट, कि यहाँ पर जितनी भी कीड़ों से संबंधित दवाइयाँ हैं, या खेती से संबंधित ट्रीटमेंट हैं, या खेत से संबंधित जो भी मेडिसिन है, वो सब इधर वाले ब्लॉक में है, ठीक है कि नहीं। चाहे छाछ रखने का हो, चाहे चूना पाउडर रखने का हो, चाहे जो भी हो, एक छोटा सा हमने चद्दर डाल के एक तो भी कुछ बना दिया, और उसमें हमने अपना ये सारा स्टॉक रख देंगे कि भाई ये खेती की किचन गार्डन है आपका, ये
है ना, या फार्म किचन भी बोल सकते हैं उसे, कि ये हमारा फार्म किचन का सेटअप है। इसके अंदर जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उसमें जो भी तकलीफ आती है उसकी जो मेडिसिन है वो इसके अंदर मिलती है। जैसे हमारा आपका किचन होता है जी, हमें चाय पीनी है तो फटाक से जाते हैं हम किचन के अंदर, शक्कर डालते हैं, पत्ती डालते हैं, आग जलाते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, वो खौला के छान के और बाहर आ जाते हैं 10 मिनट के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी जाए और कहे कि जी चाय पीना है, तो वो कहेगा यार अब दूध नहीं है, अब गाय लाते हैं पहले, है ना। फिर उन्होंने कहा शक्कर नहीं है जी, एक काम करते हैं गन्ना लगाते हैं, तो वो तो 5 साल में चाय बना पाएगा, है ना, है कि नहीं है। तो क्या होता है ना, हम अरेंजमेंट करके रखते हैं। मेरा आप समझाने का मतलब ये है, अभी खेती में क्या होता है ना, अभी कल हमने आपको मेडिसिन में बताया था लाल मिर्ची का पाउडर चाहिए, फिटकरी चाहिए, ठीक है, फिर आपको 60 दिन पुरानी छाछ चाहिए। तो साहब जब आज छाछ रखोगे तब तो 60 दिन में वो 60 दिन पुरानी होगी। और नहीं, इल्ली लगी खेत में, कीड़े लगे, अब हम खड़े हो गए साहब क्या डालना, मैंने बोला छाछ चाहिए 60 दिन पुरानी, कहाँ है 60 दिन पुरानी छाछ, नहीं मिल रही ना, कोई तो भी नहीं रखेगा ना। लेकिन अगर आपका फार्म किचन है, आपको पता है कि ये चीज लगती है, ये लगेगी कभी भी, तो हमने एक ड्रम रख दिया, उसमें जिधर पे भी जब भी छाछ मिली हमने डाल के स्टॉक करके रख दी, खत्म, ढक्कन बंद करके रखा है, हमारा स्टॉक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी ढक्कन खोलेंगे, यूज करेंगे। खट्टे तो ही होगा हाँ, कितना भी होएगा चलेगा, 2 साल पुराना भी हो तो भी चलेगा। एक ड्रम में गौमूत्र रखा है साहब, एक ड्रम में मस्टर्ड केक रखा है, एक में फिटकरी रखी छोटे से डब्बे में, एक में चूना का पाउडर रखा है। ऐसे करके आपका एक सेटअप होना चाहिए प्रॉपर, कि ये फार्म का एक आपका सेटअप है। इसको हम प्रोफेशनलिज्म या ऑर्गेनाइज भी हम इसको बोलेंगे, या प्लानिंग भी बोल सकते हैं। तो चौथे नंबर में हमने ये काम कर दिया। अब 5वें नंबर में हम क्या करेंगे, नर्सरी करेंगे जी। अब मान के चलो इस पूरे खेत में अगर हमें किसी चीज की नर्सरी करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो एक छोटा सा सेटअप होगा जिसके अंदर हम नर्सरी उगाएंगे, सब्जियों की, फलों की, फूलों की। हो सकता है कि हम अपने खेत पे उगाएं और हम एक अपना एक वेंचर भी चालू कर दें साथ में, है कि नहीं है, कि भाई जो है ना हम नर्सरी भी बना के देते हैं, तो 10-50 लोग आपसे जुड़ के नर्सरी भी ले लेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एक ब्लॉक हम नर्सरी के लिए फिक्स कर सकते हैं। नहीं, ये ओपन में ही आप ये स्ट्रक्चर बना के कर दो ना इसके अंदर। हाँ, तो एक ब्लॉक हमने नर्सरी के लिए फिक्स कर दिया। अब हम एक ब्लॉक लेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, मान के चलो गायों के लिए फॉडर उगा दिया इसमें, ठीक है कि नहीं। फिर एक ब्लॉक उठा के लिया तो हमने इसमें सारा अपना फार्म का जो भी स्टॉक है, मतलब जो भी प्रोड्यूस हमारे खेत में पैदा हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, लाइक फ्रूट, फल, जो सब्जियां आई, उनको हमने सबको यहाँ पर स्टॉक बना दिया। अब स्टॉक के बाद में एक ब्लॉक आप अलॉट कर सकते हो तुम्हारा प्रोसेसिंग के लिए, डिहाइड्रेशन या प्रोसेसिंग के लिए। मतलब जो भी आपका फार्म में उगा मटेरियल, जहां पर भी उगा, वो पहले इधर ब्लॉक में आया 7 नंबर में, 8 नंबर में उसके प्रोडक्ट बन गए, 9 नंबर में इसको आप सेल में डाल सकते हो। यहाँ पे एक सेल काउंटर, या मतलब कि भाई ये पैकेजिंग होके प्रोडक्ट बन चुके हैं अब हमारे, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ से हमारा ये बिक्री में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। जिसको भी देना है वहां पर एक आपका पूरा लेखा जोखा है, कितना प्रोडक्ट है, क्या है ये, वो कहाँ जाना है, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। ये 2-3 ब्लॉक में आप क्या कर सकते हो, एक में रेसिडेंशियल आप अपना बना सकते हो, लेबर क्वार्टर बना सकते हो, इस तरह का काम कर सकते हो। और लास्ट में 1-2 ब्लॉक आप अपना खाली छोड़ के भी रख सकते हो, कभी फ्यूचर में कोई काम याद आए आपको तो वो काम आप उठा के उसके अंदर डाल सको। तो इस तरह से देखिए, जब हमने ये पूरा अपना काम को ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्लॉक बना के प्रॉपर सेटअप करके पूरा एक फार्म का डिजाइन कर दिया, तो अब हम समझते हैं बातचीत को। पहले नंबर हमने लिखा था आपको कि इसमें इनकम का हमें सॉलिड बेस तैयार करना है, तभी कोई व्यक्ति आपके प्लान को समझेगा, सुनेगा और करेगा भी। तो अब इनकम की अगर हम बात करें तो आप देखो हमने कितने इनकम के साधन यहाँ पर बिछा दिए। एक किराने की दुकान बना दी खेत को। अभी एक खेत था जिसमें हम सरसों उगा रहे थे ये टाइम पे, और वो टाइम पे धान उगा रहे थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब हमने इस खेत को इस ढंग से बना दिया। इस ढंग से बनाने में पहले तो क्या हुआ, ये जो 3 बॉर्डर लगाई ना हमने, जो पेड़ों से पूरे खेत को घेरा है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस और बाकी चीजों को तो हैंडल कर ही रहे हैं, साथ में ये क्या कर रहे हैं, इनकम का एक सॉलिड बेस भी तैयार कर रहे हैं। 3 साल के बाद में पता चला बैम्बू से इनकम हो रही है, फिर दूसरी बॉर्डर से इनकम हो रही है, तीसरी बॉर्डर से इनकम हो रही है, तो इनकम का एक सॉलिड बेस बन गया। साल में कम से कम 3 बार, साल में 3 बार आपकी यहां से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम, मान के चलो पहले नंबर प्लॉट पे। तो पहले नंबर का प्लॉट मल्टीलेयर क्या बोलता है, कल आपको हमने समझाया था कि इसके अंदर तो रेगुलर इनकम का बेस है। मतलब मल्टीलेयर फार्मिंग अपने आप में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप रोज रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, इस तरह से। अगर मान के चलो रोज का किस्सा घटा दें, अपन हटा दें, थोड़ा कम सोचें, तो हफ्ते में एक बार तो कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? हफ्ते में तो एक बार मान सकते हो ना। तो हफ्ते में एक बार माना तो महीने में 4 बार हुआ, और साल में कितने बार हुआ? कितने बार हुआ? 48 टाइम्स हुआ। तो 48 टाइम्स आपकी इनकम इधर पे जनरेट हो रही है। मतलब साल में 48 बार ये मॉडल आपको इनकम देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओपन फार्मिंग के अंदर। तो ओपन फार्मिंग तो आपको साल में 2 बार दे ही रहा है ना इनकम, चाहे आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं। अभी वर्तमान का स्टेटस है अपना साल में 2 बार इनकम का, तो वही उठा के लिख देते हैं, साल में 2 बार इनकम ये मॉडल आपको देगा। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर में हमने बोला कि समर, विंटर और रेनी सीजन के आप फ्रूट्स लगाओ, तो साल में 3 बार ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है कि नहीं? फ्रूट का ये, हाँ। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम पहले, दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में, चौथे ब्लॉक में। तो इन ब्लॉकों में से क्या कोई रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? तो देखो, पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में आपकी गाय हैं, गाय दूध देगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फिर गाय गोबर देगी, गोबर से खाद बनेगी, खाद खेत में डलेगी, बचेगी तो बिकेगी, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हम मेडिसिन भी बनाएंगे तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये वाला वेंचर भी अपने आप में आपको रेवेन्यू देगा। तो अब अगर इस रेवेन्यू मॉडल को आप कितने बार इनकम में डालोगे? साल में कम से कम 10 बार में डाल सकते हो ना, आराम से, क्योंकि गाय दूध दे रही तो वो तो रोज दे रही है, ठीक है कि नहीं? गोबर से खाद बन रही है तो रोज बिक रही है। तो हम रोज ना डालें, हफ्ते में अगर इसमें भी 4 बार ले लो आप, सॉरी महीने में 4 बार, तो ये भी 48 बार आपको इनकम देने की पावर रखता है ये वाला मॉडल, जब आप सेट कर लोगे इसको तब, ठीक है। तो अब जरा जोड़ लो कि कितनी बार आपकी इनकम हुई साल में। अभी आपकी हो रही थी 2 बार, अब कितनी बार हो रही? 3 बार इधर हो रही है, 3 बार इधर हो रही है, तो 6 हो गया, ये मिला के 2 8 हो गया, और ये 48 और वो 48 मिला के आप जोड़ लीजिए कितना बार हो गया? 106 हो गया ना, ठीक है। अब 106 बार इनकम आने का ये ढांचा हमने बिठा दिया। तो इनकम के मामले में अब साहब हम कमजोर नहीं है। अभी 2 बार इनकम हो रही थी तो हम रो रहे थे, और रोना भी चाहिए, लेकिन अब 106 बार इनकम अगर हमारी साल में हो रही है तो अब रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, और जब आता है तो इंटरेस्ट भी बनता है, और काम करने का मन भी लगता है, और दिमाग भी चलता है, सभी चीजें एक साथ में होती हैं। तो इनकम आने के जो साधन है ना, वो 10 टाइम आपके फिक्स हो चुके जी। तो ये तो हो गया साहब। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर की बात पे। तो दूसरा हमने बोला था कि हमें अपने प्लान के अंदर अपना प्लानिंग करना है, अपने काम को पूरा ऑर्गेनाइज करना है। तो प्लानिंग कर दी ना हमने प्रॉपर, है ना, पूर्वजों के नाम पर खेतों के नाम भी रख दिए, अपना चौराहा भी बना दिया, पूरा जो है ना चारों तरफ से पूरे प्लॉट को घेर भी दिया, सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी, हर काम को अपने अपने विभागों में भी बांट दिया। खाद कहाँ बन रहा हमारा फिक्स हो चुका जी, हमारे पूरे स्टाफ को पता है खाद किधर बनना है, हमारे पूरे स्टाफ को पता है कि अगर हमें कोई चीज अगर यहाँ से बेचनी है तो कहाँ मिलेगी, या कहाँ से उठा के हमें देनी है, हमें अगर कोई चीज के मशीनरीज उठाना है तो किधर मिलेगा, अगर हमें कोई दवाई स्प्रे करनी है तो वो कहाँ रखी होगी, वो मेडिसिन कहाँ मिलेगी। तो ये सब क्या हो गया ना, प्लानिंग में आ गया ना, ऑर्गेनाइज हो गया आपका काम। इवन आपने इतना अच्छा से मेंटेन कर लिया ये कि मतलब आप जो है ना सुबह से उठ के जो सड़कों पे लोग घूमने जाते हैं, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े शहरों में, और घूमते हैं अच्छी अच्छी सड़कों पे घूमते हैं, हाईवे पे घूमते हैं, कोई उसमें तकलीफ नहीं है, डामर की सड़क होती है, सीसी भी सड़क होती है, लेकिन उस सड़क के साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जब वो बंदा वॉकिंग करते हुए जा रहा है, पीछे से मर्सिडीज निकलता है और वो धुआं छोड़ते हुए जाता है,
तो वो सारा घूमना उसने मटिया पलीत कर दिया। ठीक है, फिर पीछे से कोई तो भी और दूसरा गाड़ी निकल गया, और कोई ब्रांड का गाड़ी निकल गया, फिर कोई तो टू व्हीलर निकल गया। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड का धुआं आपको वॉकिंग पे सुबह सुबह मिल जाता है। तो वो ऑक्सीजन जाने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और चला जाता है जबरदस्ती का, तो वो आपको नुकसान लेके जा रहा है। अब हमने इस तरह से अपने पूरे खेत की प्लानिंग की कि हमें किसी हाईवे पे जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जहां से भी इंटर करेंगे या जिधर पे भी हमारा रेसिडेंस होगा उधर ही से हम अपनी यात्रा चालू करेंगे। तो हमारे 3 सर्किल है भाई, हमारी सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम अपने इस पाथ में घूमेंगे ना, नहीं समझे? सुबह से उठ के हम अपने खेत में ही 2 चक्कर लगाएंगे, सही है कि नहीं है? तो इससे 2 फायदे होंगे, बल्कि 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा वॉकिंग के लिए। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हम इस पाथ पे घूमेंगे, तो यहां से जब घूमेंगे तो पता चला एक प्लांटेशन आपने बैम्बू का लगा रखा, तो बैम्बू का ऑक्सीजन का फ्लेवर मिलेगा। और जब टर्न होके ये राउंड में आएंगे तो पता चला नीम का फ्लेवर मिल जाएगा, और फिर टर्न होके उधर गए तो पता चला लीची का फ्लेवर मिल गया, और फिर टर्न होके इधर आए तो पता चला नींबू का फ्लेवर मिल गया। तो क्या होगा, हर ऑक्सीजन का फ्लेवर आपको अपने ही खेत पे अवेलेबल होगा। उधर जा रहे थे तो अलग अलग कंपनी के धुआं का फ्लेवर मिल रहा था, इधर जो है ना अलग अलग ऑक्सीजन का फ्लेवर मिल रहा। तो हमने अपने काम की ऐसी प्लानिंग की कि हमें घूमने भी साहब किधर भी नहीं जाना, इधर ही हम घूमेंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि जब आप सुबह से वॉक करोगे तो पूरा खेत एक नजर में दिख जाएगा, किधर क्या हो रहा है और कहाँ क्या हमें करना है। बात आ रही ना समझ में? तो एक राउंड आपका पूरा लग जाएगा। इंटरेस्ट है आपको साहब कि हमारी हेल्थ बनी रहे, उसके लिए आप घूमने जा रहे, तो सड़क पे क्या देखने के लिए जा रहे जबरदस्ती का, है कि नहीं है? हम अपने खेत में घूमे तो एक नजर में हम अपना काम भी देख लेंगे साहब। तो एक पंथ 3 का जिसे बोलते हैं वो भी हो जाएगा आपका। तो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर प्लानिंग भी हो गया, खेत का बहुत व्यवस्थित हो गया। हम अपनी उम्र में भी घूम सकते हैं, या जब हम रिटायरमेंट ले लें तभी भी हम इसमें आराम से वॉक कर सकते, घूम सकते हैं, जब भी आपको लगे। अब आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी पे। तो बायोडाइवर्सिटी इस तरह से बन गई हमारे खेत पे कि पूरा जाल बिछ गया पौधों का, खेती भी हो रही है और उसके साथ साथ में पौधों का ऐसा जाल बिछ गया, ऐसा नेटवर्क बिछ गया। इस नेटवर्क के अंदर सभी तरह की चिड़िया, मधुमक्खियां, भौरे, तितली, समझ रहे ना, जो भी अच्छे सहयोगी कीड़े हैं या सहयोगी जानवर पक्षी हैं, वो आपके खेत पे ऑटोमेटिकली अपना घर बना लेंगे और फसलों में लगने वाली इल्लियां और कीड़ों को जो है ना समय रहते वो हैंडल कर लेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई, जैव विविधता मेंटेन हो गई, सभी तरह के जीव रहने लगे। मधुमक्खियां रहेंगी तो इधर ही से फूलों से रस चूस चूस के इधर ही पेड़ों पे छत्ते लगाएंगी और शहद बनाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो गई आपकी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जिसमें हमने बात करी एजुकेशन की। जब आप ये काम जमीन पे उतार दोगे तो पहले 3 साल में आप हंसी के पात्र बनोगे, ठीक है? अगले 3 साल में आप जो है ना अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे, और फिर जब आप नहीं रहोगे तब आपका काम एजुकेशन के रूप में जाना जाएगा। और हो सकता है कि परिवर्तन अगर जल्दी आ गया तो आपके रहते भी एजुकेशन के रूप में आपके काम को लिया जा सकता है। लेकिन पहले 3 साल तक तो आप हंसी के पात्र बन के रहोगे पूरे गांव में। जिधर पे भी जाओगे, जिस गली से निकलोगे, आपको लोग देख के हंसने लगेंगे, ठीक है, कि ये आ गया पागल, देखो इसने जमीन खराब कर दी। तो उसके लिए अच्छा होगा ना, ठीक है। खैर इनडायरेक्टली वो भी अच्छी बात है, पर कहने का मतलब ये है कि 3 साल तक आप हंसी के पात्र बनोगे। लोग कहेंगे कि उसने अपना खेत खराब कर लिया, तरह तरह की बातें करेंगे लोग, है ना, जमीन खराब कर ली, पेड़ लगा दिए, वहां पर खेती नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा वैसा, दुनिया भर की कहानियां आपको 3 साल तक सुनने को मिलेंगी। 3 साल के बाद जब ये थोड़ा उभर के आएगा तब फिर लोगों का मन लगने लग जाएगा उधर पे। लोग आपके खेत पे आके ही कहेंगे कि यार ये अच्छा किया यार आपने, क्योंकि जब गर्मी के टाइम पे दोपहर के 2 बजे जब उसको छाया मिलेगी ना, तो फिर जो है ना आपके ही खेत पे आके आपकी तारीफ शुरू हो जाएगी, फिर पलट जाएगा, माहौल बदल जाएगा।
समझ रहे ना, माहौल बदलेगा तो माहौल फिर ऐसे बदलेगा कि फिर अगले 3 4 5 साल तक आप अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे गांव में। फिर उसके बाद और माहौल बदलेगा, जब वो और अच्छा उभर के आएगा तो फिर लोग आने लगेंगे, बाहर के लोग आएंगे, इधर उधर से लोग आने लगेंगे, स्कूल कॉलेजेस के भी लोग आएंगे, सब इस तरह से लोग होगा, तो फिर आप और अच्छे लोगों में आपका नाम गिना जाएगा। और फिर लास्ट में जब आप नहीं रहोगे तब आपका काम एजुकेशन के रूप में जुड़ जाएगा, लोगों को मार्गदर्शित करेगा, लोगों को प्रेरणा देगा कि उसने जैसा काम किया है वैसे हमें करना चाहिए था या करना चाहिए। समझ गए ना, ये एक परिवर्तन का हिस्सा है जो बीज बो के आप चालू करोगे और फिर ये चलता रहेगा। तो क्या होगा कि ये बाद में जो है ना एजुकेशन के रूप में हो गया। एजुकेशन में ये हो गया, सबसे बड़ा एजुकेशन तो ये है कि दुनिया को जो है ना सस्टेनेबिलिटी का समाधान चाहिए, स्वावलंबन का समाधान चाहिए। और स्वावलंबन को लेके गांधी से लेकर भाई राजीव दीक्षित से लेकर कितने लोगों ने काम किया इस देश में। अगर आप पूर्वजों के नाम गिनोगे तो आपको शायद जो है ना सैकड़ों लोगों के नाम सामने आ जाए। लेकिन स्वावलंबन पर काम होगा कैसे, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, क्या रास्ता है। केवल स्वावलंबन कहने से तो नहीं स्वावलंबन होगा, हमें उसको जमीन पे उतारना पड़ेगा। तो अभी हमने ये जमीन पे उतार दिया साहब, इसके अंदर हम जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। मतलब इनपुट को हमने पहले ही खत्म कर दिया, ना हम खाद ला रहे हैं, ना दवाई ला रहे हैं, ना बीज ला रहे हैं, ठीक है। और हमने अपने जीने के सारे साधन यहाँ पे तैयार कर लिए, ठीक है, खाने से लेकर पीने से लेकर रहने से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर दी। तो स्वावलंबन का एक ढांचा हमने, एक छोटा सा रूप जो है ना जमीन पे उतार दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है ये दुनिया को एक आदर्श बनेगी, क्योंकि इस मॉडल के अंदर आपको शांति, पैसे और सुकून, ये तीनों चीजें मिलेंगी। समृद्धि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, और पैसे हैं तो प्रोफेशनलिज्म भी है जी, ठीक है कि नहीं। तो अब इसके अंदर क्या होगा मैं आपको बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति 5 साल के बाद में, आपके 6 साल के बाद में आपके फार्म पे आएगा, मेरा अभी बॉन्ड लिखने को मैं तैयार हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आके आपके फार्म पे ये कहे कि यार क्या काम किया आपने, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। और हर व्यक्ति आपके फार्म पे आने के बाद ये भी कहेगा कि जो आपने काम किया है ऐसे ही हमारा भी करवा दो आप, ठीक है, ऐसे ही हमारा भी करवा दो। और वो व्यक्ति ये भी कहेगा कि ये सब देखने के बाद अब हमारा इधर से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये कुछ 3-4 शब्द लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेंगे, और जब ये सुनने को मिल जाए तब आप समझ लेना कि आपने काम कंप्लीट कर दिया है, आपका काम हो गया है ना। हाँ, जब कहेंगे लोग तब। और ये दिन दूर नहीं है, 4 से 5 साल के अंदर आप देखिए लोग आके कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर आने के बाद जब उनको मजा आएगा, हर चीज का एक मतलब नॉलेज क्रिएट होएगा, तब लोग जो है ना ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, इतना बढ़िया बनाया आपने, ये तो घर से भी अच्छा है, ठीक है कि नहीं। जब आपका ये बन जाए और लोग ऐसा कहने लगे तो फिर आपको क्या करना है, ये जो 2 कॉटेज हमने छोड़े थे ना, 2 प्लॉट छोड़े थे ना, इसमें जो है ना आपके फार्म पे जो बैम्बू उगाया है, अब इसी बैम्बू से आप 2 ठो बढ़िया कॉटेज बनाना या 4 ठो बना लेना जरूरत के हिसाब से, और फिर 2 नाइट और 3 डे का पैकेज बना देना। तो जब भी कोई व्यक्ति कहे आके कि भाई हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको अपना पैकेज पकड़ा देना कि लो मत जाओ ठीक है कि नहीं, मत जाइए, ये 2 दिन आप यहीं रहिए और 2 नाइट रहिए बढ़िया, ये हमारा पैकेज है, वो आपका कॉटेज है, ठीक है कि नहीं है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केटिंग भी आपकी चालू हो गई। वो व्यक्ति जब यहाँ पे 2 दिन रह जाएगा ना, वो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं आपके खेत को, और जो खाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 0 ऑयल फ्यूल जाएगा जब उसके पेट में, तो जो भी गंदगी पहले से है ना, वो इंजन अपने आप से 2 दिन के बाद अपने आप सर्विस देने लगेगा। और जब इंजन अपने आप सर्विस देता है, फिर दुनिया के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। फिर वो आदमी ऐसे बॉन्ड के रूप में आपसे जुड़ जाएगा, फिर वो पहली बात तो यहीं खाएगा, यहीं सर्विस देगा, यहाँ पैसे देगा आपको, और फिर लास्ट में आपसे एक कस्टमर के रूप में हमेशा के लिए जुड़ भी जाएगा। वो फिर प्रचार भी करेगा, है ना। जब भी उसके जीवन में तनाव आएगा ना, वो कहेगा यार उधर चले जाओ आप,
सही है कि नहीं है। और फिर वो जो भी चीजें आप यहाँ से उगा रहे हो, घी बना रहे हो, छाछ बना रहे हो, दूध बना रहे हो, मान के चलो गेहूं उगा रहे हो, उसका दलिया आटा बना रहे हो, वो सब प्रोडक्ट के रूप में उसका पैकेजिंग हो गया भाई साहब, साल भर के लिए वो आपसे जुड़ गया। तो लो साहब, तो क्या हो रहा है कि इनपुट डल नहीं रहे हैं, सीधे प्रोडक्ट के रूप में जा रहे हैं और सीधे पैसे आ रहे हैं। बात समझ रहे ना। तो ऐसा ढांचा जो है ना आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ढांचा जब जमीन पे उतर जाएगा तो 3-4 साल के बाद में आपको बहुत मजा आएगा और मतलब काम करने में बहुत आपको अच्छा लगेगा कि यार हमने अच्छा किया। अब इसके बाद लास्ट है पेंशन वाला प्लान। तो पेंशन में क्या है ना, देखिए अभी डिजाइनिंग हमने इस तरह से किया है कि फॉर एग्जांपल हमने मल्टी लेयर करना बंद कर दिया, नहीं हो रहा जी हमसे अब काम, ठीक है। हमने ओपन में भी कोई फसलें लगाना बंद कर दी, नहीं हो रहा जी काम। तो ये फ्रूट ऑर्चर्ड जो आपने तैयार किया है और ये जो चारों तरफ की बॉर्डर तैयार की है आपने, ये आप चाहे काम करो चाहे ना करो, ये सीजन आएगा तो ये फल देंगी ही देंगी। बांस खड़े हैं साहब आपके खेत में, भले आपकी मुंडी हिलने लगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन बांस जो है ना सीधा निकल रहा है और एक बार लगा दिया तो 50-100 साल तक चलता रहेगा वो पेड़। तो काटते रहो हर साल। सर बांस जब बैठेगा तो बांस तो सर हम लोग इधर उधर करके चला जाएगा, तो बांस का प्लांटेशन में तो उसको इस विधि से करोगे तो कुछ भी किधर भी नहीं जाने वाला, उसका सिस्टम है, वो पूरे सिस्टम से करोगे तो कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाला। तो बांस से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कि भाई हमारा जो है ना कोई काम नहीं चल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू बैम्बू से मिल रहा है, या बांस से नहीं मिल रहा तो ये जो 3 बॉर्डर में प्लांटेशन है वो फ्रूटिंग पे आ रहा है, या अंदर में जो प्लांटेशन है वो फ्रूटिंग पे आ रहा है, तो उससे भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कुल मिला के आपका पेंशन प्लान रेडी है जी। मतलब आपको जो है ना रिटायरमेंट के बाद 3-4 साल के बाद ये सोचना नहीं है कि अब हम जो है ना जिंदगी कैसे जिएंगे, सही है कि नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब इसके बाद लास्ट में एक और बात आती है, वो ये कि बाय द वे अगर मान के चलो आपके परिवार में इतना सब कुछ करने के बाद, हालांकि हर एक परिवार में अब ये हो रहा है, अपेक्षा है कि किसी के परिवार में ऐसा ना हो, लेकिन बाय द वे हो गया कि भाई परिवार में बच्चे झगड़ने लगे, बड़े हो गए सब, उनको अपना अपना दिखने लगे, तो फिर आप फंस जाएंगे कि आपने खेत को इस तरह से डिजाइनिंग किया, ये सब पूरा एक बढ़िया वेंचर बनाया, अब बच्चे झगड़ने लगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला खेत एक बच्चे को दे देना, स्वामी विवेकानंद वाला एक बच्चे को दे देना, और एक कोई भी जो भी हो महर्षि दयानंद सरस्वती वाला खेत किसी को दे देना, ये वाला वेंचर कोई मार्केटिंग वाला बच्चा हो थोड़ा तुम्हारा तो उसको दे देना, और फिर बाकी का जो कृषि चौराहा और जो बॉर्डर है वो साहब हमारी है, उसपे ही तुम रह जाते। हाँ नहीं वो हमारी है कि नहीं है। तो हमने चारों खेत अपने चारों बच्चों को बांट दिए, या फिर जितने बच्चे उतने पार्ट बना लो पहले ही सही है कि नहीं है। सारा राइट रह जाएंगे ना वो। हाँ वो जो तो बाय द वे अगर हमने 4 बच्चों को चारों प्लॉट बांट दिए तो बॉर्डर हमने अपने पास रख ली, है कि नहीं है। ये जो बॉर्डर है ना ये हमने अपने पास रख ली, और इस चौराहे पर बैठ के मजे से जिंदगी जिएंगे लास्ट की, क्या दिक्कत है। यहीं से सब बॉर्डर के फ्रूट्स आके खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर को खाना खाएंगे, चारों बच्चों को भी देखते रहेंगे, सब जुड़े भी रहेंगे, सब अलग भी रहेंगे। समझ में आ रही ना बात। तो कुल मिला के ये पूरी बहुत विजनरी प्लानिंग है, और इसमें जो है ना अगर हम जमीन पे ये उतार दिए ना तो मेरा वादा है कि 4 से 5 साल के बाद में ये परिवर्तन का हिस्सा बन जाएगा। और ये एक ऐसा वेंचर है जिसके अंदर पैसे भी हैं, प्रोफेशनलिज्म भी है, और शांति और समृद्धि भी है। इसके अंदर आपको तीनों चारों चीजें मिलती हैं। तो ऐसे करके मैंने ये प्लान बनाया है। अब इसके अंदर वाटर रिचार्जिंग का और ये सब भी लेआउट है, तो थोड़े ब्रेक के बाद में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। पर ये प्लान को आप जमीन पे उतारिए, अगर आपके दिमाग में उतर गया है तो ठीक है, आप इसको जमीन पे उतार दो। हाँ, जमीन पे उतारने में आपको तकलीफ हो सकती है कि पहले तो घर में विरोधाभास होगा, फिर पड़ोस में होगा, ये सब झेलना पड़ेगा आपको। तो ये कसरत के लिए आप अगर तैयार हैं और इतना आप कर सकते हैं तो परिवर्तन का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि भारत में आने वाले समय में हम कैसे भारत को विश्वगुरु के रूप में और पूरे दुनिया को एक सस्टेनेबिलिटी का विकल्प दे सकते हैं, उसका ये एक बेसिक ढांचा है। और ये आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, हम रहें या ना रहें, इसी मॉडल पे लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। या इस मॉडल पे काम नहीं किए तो इसके जैसे मॉडल पे काम करना पड़ेगा। पर वैश्विक समाधान यही है, अपनी एग्रीकल्चर को एक प्रोफेशनलिज्म और प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खेती के काम को ऑर्गेनाइज्ड ढांचे में लाने के लिए।
ठीक है कि नहीं? अभी तो अव्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। अब हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि ये है एग्रीकल्चर बिजनेस, जिसमें पैसा भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, एजुकेशन भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, पेंशन भी है, इनकम भी है और शांति और समृद्धि भी है, तो बताओ कौन बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं हमें नहीं करना? हर आदमी बोलेगा कि भाई करना है, सही है ये, है ना? तो तो इस तरह से ये बहुत मेहनत करके, बहुत अध्ययन करके, देखो इसमें हमको अपने 15 साल लगे, पूरे क्रीम टाइम लगा। अभी हमने 17 साल की एज से खेती का काम चालू किया था। और मैं अपने जीवन के बारे में बता दूं तो कुल मिला के 20-20 घंटे से लेकर 22-22 घंटे तक हमने खेती के अंदर काम किया है। और उस एज में काम किया जिस एज में बच्चे बिखर जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। उस एज के अंदर हमने ये काम किया हुआ है। तो हमने अपनी जिंदगी का जो क्रीम वक्त है वो इसमें अध्ययन करके, काम कर करके, ये करके, उठा पटक करके ये सारे फार्मूले बनाए हुए हैं। और मैं इस प्लान को लेकर अगले 1000 साल तक भी सोच पा रहा हूँ। आप भले अपने खेत के बारे में सोच पा रहे हो, लेकिन मैं पूरा विजन देख रहा हूं इस प्लान को लेकर कि ये जो ढांचा है ना, इस ढांचे पर हम पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, पूरी एग्रीकल्चर का हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, डेफिनेशन बदल सकते हैं कि खेती वो नहीं है जो अभी हो रही है, खेती ये है जो होने वाली है इस ढंग से। तो इसमें तो हम कुछ भी 1% इनपुट नहीं डाल रहे हैं और आउटपुट के रूप में सीधा प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल रहे हैं, और वो भी इस फ्रेम के अंदर, है ना, जिस फ्रेम में हमें बैठने में मजा आए। सही है कि नहीं है? जहां पर रात्रि रुकने में हमें मजा आए, उस फ्रेम के अंदर जो है ना हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए एक आदर्श बन के रह जाएगा और आने वाले समय में इसी आदर्श पर लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये शांति समृद्धि का रास्ता है। अगर ये भेजे में उतर गया हो तो इसको फिर खेतों पे भी उतारिए आप। ठीक है? अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हम लोग बातचीत करते हैं पानी के रिचार्जिंग विषय पर। ठीक है? छोटा सा खेत है तो 2 बॉर्डर 3 बॉर्डर ना बना के 1 बॉर्डर बना दो। इसके सारे प्लान आपको हम दे देंगे व्हाट्सएप पे, पूरा कंप्लीट डायग्राम दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। उसमें 5 से 10 एकड़ खेत की प्लानिंग, 2 से 5 एकड़ की प्लानिंग और 1 से 2 एकड़ की प्लानिंग दे देंगे। तो उसके आधार पर आप अपना प्लानिंग करके डिजाइन फिक्स कर सकते हैं। एक तरफ बम्बू, इस तरफ ऐसे लगाएंगे। हाँ, को बम्बू ऐसे कर सकते हो कि एक लाइन में बैम्बू लगा दो, एक में पॉपुलर लगा दो, एक में कुछ और लगा दो। 25 में से आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को अलग अलग बदल बदल के भी लगा सकते हैं। कर सकते हैं सर, बाहर वाला एरी का नॉट लगा सकता है ना? लगा सकते हो। उसमें लिस्ट है हमारे पास कंप्लीट, वो लिस्ट में से